हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना और आज हम यहाँ पर क्रॉनिकल मैगजीन के करंट अफेयर्स का सबसे महत्वपूर्ण जो एक टॉपिक है या सेक्शन कह सकते हैं, आर्थिक परिदृश्य वाला, उसको कंप्लीट करने वाले हैं। इससे भी पहले मैंने कई सेक्शंस को कवर किया है, जैसे राष्ट्रीय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय हो गया। तो वो जाके आप वहाँ से पिछले वीडियोज़ को जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे, वहाँ से जाके रिवीजन कर लीजिए। और ये जो अभी आने वाले जितने भी एग्जाम्स है सिविल सर्विसेज के, जैसे यूपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, आरओ जैसी सर्विसेज जो परीक्षा है उनकी दृष्टिकोण से वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप उनको बिल्कुल मत छोड़िए। प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाके उसको कुछ नहीं, आप ईयरबड्स लगाइए कान में और उसका रिवीजन करते रहिए। जितना ज़्यादा सुनने से भी बहुत याद हो जाता है, तो जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना आपको वो रिवीजन होता जाएगा। तो उसको वहाँ से सुन लीजिएगा। और आज हम यहाँ पे जो हमारा पहला टॉपिक है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 703.3 बिलियन के डॉलर के सर्वाधिक सार्वकालिक स्तर पर पहुँच गया है। तो आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे कि इसका घटनाक्रम देख लेते हैं। 24 अप्रैल 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई द्वारा जारी जो आंकड़े हैं उसके अनुसार 17 अप्रैल 2026 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.36 बिलियन डॉलर से बढ़कर 703.31 बिलियन डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। तो जो आरबीआई का जो नया आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा है कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार वो कितना हो गया है, 2.36 बिलियन से बढ़कर के 703.31 बिलियन डॉलर पहुंच गया है, ये बता रहा है। तो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से सिर्फ कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला ये कि इसने नया रिकॉर्ड क्या बनाया है। इसमें ये बता रहा है कि जो हमारा कुल वर्तमान में हमारा कुल जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कितना हो गया है, तो 703.31 बिलियन डॉलर हो चुका है। कितना? 703.31 बिलियन डॉलर हो चुका है। तो आपको बस इतना जानिए कि भारत का इस पूरे विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है, तो एफसीए का है। एफसीए का सीधा मतलब ये है कि विदेशी करेंसी यानी कैश, जैसे अमेरिकी डॉलर, यूरो और पाउंड, ये क्या कहलाता है? विदेशी मुद्रा संपत्ति कहलाती है। तो वर्तमान में हमारा जो कुल ये 703.31 बिलियन डॉलर का जो भंडार है, इसमें से 557.46 बिलियन डॉलर सिर्फ इसी विदेशी कैश के रूप में है, जो एफसीए के रूप में है। तो टोटल इतना है, और ये एफसीए के रूप में इसमें से कितना है, तो 557.46 बिलियन डॉलर ये कह रहा है। सार्वकालिक रिकॉर्ड जो है, इससे पहले फरवरी 2026 में भारत का मुद्रा भंडार कितना था? 728.494 बिलियन के डॉलर के अपने चरम शिखर पर था। गिरावट का कारण क्या हुआ? हाल ही के हफ्तों में पश्चिम एशिया जो मिडिल ईस्ट है, अब देखिए वॉर वगैरह चल रहा है, तो इसमें भू राजनीतिक तनाव और रुपये पर बढ़ते दबाव को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा डॉलर की बिक्री करने से भंडार में कुछ गिरावट देखी गई है। तो ये इसका क्या था? गिरावट का इसके कारण रहा है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स दिए गए हैं, जैसे विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है। तो इसमें 4 मुख्य घटक इसमें शामिल होते हैं। कौन कौन से? विदेशी मुद्रा संपत्ति, जिसको हम कहते हैं एफसीए, स्वर्ण भंडार या गोल्ड, विशेष आहरण अधिकार जीआर कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब आईएमएफ में आरक्षित स्थिति जो है, रिजर्व ट्रेंच। तो इसमें इसके 4 घटक बताए गए हैं। कौन कौन से? पहली बात विदेशी मुद्रा संपत्ति एफसीए, स्वर्ण भंडार जिसको गोल्ड कहते हैं, तीसरा था विशेष आहरण अधिकार एसडीआर जिसको कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरक्षित स्थिति मतलब आईएमएफ में रिजर्व ट्रेंच, इसकी बात की है। तो 4 ये क्या है? ये अब ये जो चौथा वाला जो पॉइंट था, आईएमएफ में आरक्षित स्थिति की बात कर रहा है। तो इसको हम देखिए इजी तरीके से ये समझते हैं कि जब कोई देश जैसे भारत है अंतर्राष्ट्रीय जो आईएमएफ का जो सदस्य बनता है, तो उसमें आईएमएफ जो होता है वो क्या करता है, उसके पास कुछ निश्चित कोटा यानी मतलब कुछ पैसे उसके पास जमा करने पड़ते हैं। जब वो आईएमएफ का कोई देश क्या बनता है, सदस्य बनता है, तो अपना कुछ निश्चित जो पैसा अमाउंट जो होता है उसके पास जमा करना पड़ता है। इस जमा पैसे का जो एक हिस्सा जो होता है, मतलब उस जमा जो पैसा है उसका 25% ऐसा होता है जो देश का इमरजेंसी फंड या एफडी के जैसा होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जब क्या होता है कि जब भारत को अचानक जैसे पैसों की ज़रूरत हुई या कोई आर्थिक संकट आ गया, तो भारत क्या करता है, आईएमएफ से बिना किसी कोई शर्त के, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी ब्याज के, बिना किसी की अनुमति लिए वो क्या करता है, इस पैसे को तुरंत निकाल सकता है। इसे ही आईएमएफ में भारत की आरक्षित स्थिति या रिजर्व रेंज कहा जाता है। अब तो आपको समझ आ गया होगा। यह क्या है? हमारा ही पैसा है जो आईएमएफ के पास सुरक्षित रखा है, इसे हम कभी भी ले सकते हैं। इसीलिए इसे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेक्स रिजर्व का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि जो आईएमएफ का कोई भी कंट्री जब उसका हिस्सा बनता है, तो आईएमएफ के पास उसको कुछ पैसा, अपना फंड या अमाउंट उसको देना पड़ता है। उसी जमा पैसे का एक जो 25% जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, एफडी जैसा होता है, इमरजेंसी फंड होता है। जब कोई भी देश
मान लीजिए कभी भी अचानक अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी या आर्थिक संकट आ गया, तो बिना किसी शर्त के आईएमएफ जो भारत जो होता है, आईएमएफ से मान लीजिए भारत ही है तो भारत क्या करेगा, आईएमएफ से जाएगा बिना किसी शर्त या किसी ब्याज के, बिना किसी की अनुमति के वो क्या करेगा, इस पैसे को तुरंत निकाल लेगा। ये क्या कहलाती है, आईएमएफ में भारत की आरक्षित स्थिति या रिजर्व रेंज, इसी को कहते हैं। अब देखिए प्रश्न कैसे, प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आपका कैसे है, विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक कौन सा है, तो विदेशी मुद्रा संपत्ति, जिसको कहते हैं एफसीए। तो एफसीए जो होता है ये क्या है, सबसे बड़ा घटक है विदेशी मुद्रा भंडार का। हाल ही में किस भू राजनीतिक तनाव के कारण आरबीआई को मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करना पड़ा, तो पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण। तो बस ये थे आपके कुछ जैसे प्रश्न बन सकता है उस तरीके से। दूसरा है निजी बैंकों में वोटिंग राइट्स कैप की समीक्षा। निजी बैंकों में वोटिंग राइट्स कैप की समीक्षा। अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत निजी बैंकों में विदेशी या रणनीतिक निवेशकों के लिए 26% की मतदान अधिकार सीमा या इसको कहते हैं वोटिंग राइट्स कैप की समीक्षा करने पर क्या कर रही, विचार कर रही है। वर्तमान प्रतिबंध क्या है, मौजूदा नियमों के अनुसार यदि कोई विदेशी या रणनीतिक निवेश किसी निजी बैंक में बड़ी इक्विटी हिस्सेदारी को रखता है, 74% के आसपास तक रखता है, तो उसे मतदान का अधिकार 26% से अधिक नहीं हो सकते हैं। अब निजीकरण में बाधा मैं पूरा पढ़ देती हूँ फिर इसको समझाती हूँ। यह नियम आईडीबीआई बैंक जैसी संस्थाओं के निजीकरण में एक बड़ी बाधा बना हुआ है, क्योंकि संभावित खरीदार अपने निवेश के अनुपात में वास्तविक प्रबंधन नियंत्रण या मैनेजमेंट कंट्रोल चाहते हैं। सरकारी योजना विकसित भारत विजन के तहत एक उच्च स्तरीय समिति इसका मूल्यांकन कर रही है ताकि दुनिया के शीर्ष 20 बैंकों में कम से कम 2 भारतीय बैंक शामिल हो सके। अब आइए बात को समझते हैं। यहाँ पे कीवर्ड आए वोटिंग राइट्स कैप्स है क्या, तो वोटिंग राइट्स का मतलब है कि बैंक के फैसले में वोट देने के अधिकार की सीमा को तय करना, मतलब बैंक का जो फैसला है उसमें वोट देने के अधिकार की क्या करना, सीमा को तय करना। अभी का नियम क्या था, अगर कोई विदेशी निवेशक किसी भारतीय प्राइवेट बैंक के 74% शेयर्स भी खरीद ले, तब भी बैंक चलाने में उसकी वोटिंग पावर कितनी रहेगी, 26% पर ही वो बनी रहेगी। उसकी कैप मतलब कहाँ अटकी रहेगी, 26% पर ही। मतलब अभी तक का नियम ये था। अब क्या कहा गया है, 22 अप्रैल 2026 की ये जो रिपोर्ट आई है उसमें 26% की सीमा को हटाने या बदलाव करने पर क्या कर रही है, केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है। बस इतनी सी बात है। पहले क्या था कि अगर कोई विदेशी निवेशक है किसी भारतीय प्राइवेट जो बैंक है उसमें अगर मान लीजिए 74% भी अगर उसके शेयर्स हैं तब भी मतलब खरीद लेता, तब भी वह बैंक चलाने में उसकी वोटिंग की जो पावर है वो कितना रहेगा, 26% पर ही लटकी रहेगी कैप। लेकिन अब क्या हुआ है, जो 22 अप्रैल की जो रिपोर्ट आई है 2026 की, तो इसमें केंद्र सरकार ने 26% की सीमा को हटाने की बात कर रही है, इस पर विचार कर रही है। अब बदलाव का कारण देख लेते हैं। सरकार ऐसा करने का सरकार के 2 मुख्य कारण हैं, इस वजह से कर रही है। आईडीबीआई बैंक का क्या है, एक निजीकरण, मतलब इस नियम की वजह से जो विदेशी कंपनियां हैं आईडीबीआई बैंक को खरीदने में कतरा रहे हैं, क्योंकि वो पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल करना चाहती है। क्या करना चाहती है, जो नियम आईडीबीआई बैंक जैसी संस्थाओं के निजीकरण में एक बड़ी बाधा बना हुआ है, क्योंकि ये संभावित खरीदार अपने निवेश के अनुपात में वास्तविक प्रबंधन नियंत्रण क्या चाहते हैं, कंट्रोल चाहते हैं। इसीलिए क्या कर रही है, इसी की वजह से क्या रही है, जो कंपनियां हैं, क्योंकि विदेशी जो कंपनियां हैं आईडीबीआई बैंकों को खरीदने में कतरा रही हैं, क्योंकि पूरा मैनेजमेंट क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहती है। अब इसमें लक्ष्य क्या है, एक तरीके से सरकार का लक्ष्य कि विकसित जो भारत है उसके विजन के तहत जो दुनिया के टॉप 20 जो बैंक्स हैं उनमें से कम 2 भारतीय बैंकों को शामिल करना, ये इसका एक बड़ा विजन है, इसलिए ऐसा कर रही है, ये इसलिए हटा रही है। अब यहाँ पे देखिए, हाँ ये कह रहा है ना यहाँ पे कि विकसित भारत विजन के तहत एक उच्च स्तरीय समिति का मूल्यांकन कर रही है ताकि दुनिया के शीर्ष 20 में से कम 2 भारतीय बैंक शामिल हो सके, इसलिए ऐसा कर रही है। अब देखिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, यह अधिनियम भारत में बैंकिंग कंपनियों के कामकाज को नियंत्रण और विनियमित करता है। यह बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी निवेशकों के स्वामित्व और निर्णय लेने की शक्ति पर क्या करता है, सीमाएं तय करता है। तो यह क्या था, जो अधिनियम था भारत में बैंकिंग कंपनियों के कामकाज को नियंत्रित करता था, उनको विनियमित करता था। यह बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी जो निवेशक है उनके स्वामित्व और निर्णय लेने की शक्ति पर क्या करता है, सीमाएं भी तय करता है, इसीलिए ये चर्चा में है। अब 3rd पॉइंट आपका 5G और 6G टेलीकॉम इनोवेशन हेतु संशोधित दिशा निर्देश क्या हैं, आइए देखते हैं। 22 अप्रैल 2026 को केंद्रीय संचार मंत्री, उनका नाम क्या है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी विकास और निवेश संवर्धन योजना, कौन सी योजना है, प्रौद्योगिकी विकास और निवेश संवर्धन योजना के संशोधित
बजट है आपका 5G और 6G टेलीकॉम इनोवेशन हेतु संशोधित। आइए देखते हैं। घटनाक्रम है कि 22 अप्रैल 2026 को केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय संचार मंत्री कौन है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी विकास और निवेश संवर्धन योजना के संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। बजट आवंटन इस योजना के तहत 2026 से 31 की अवधि के लिए 203 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य 5G एडवांस्ड 6G तकनीकों में घरेलू नवाचार को गति देना और वैश्विक दूरसंचार मानकों में भारत की भागीदारी को मजबूत करना। कार्यान्वयन एजेंसियां कौन है? यह योजना ITU 3GPP जैसे वैश्विक निकायों में तकनीकी योगदान का समर्थन करेगी। इसे TSDSI और CTIL के माध्यम से लागू किया जाएगा। आइए इसको समझते हैं। अब इसमें याद रखने वाली बात क्या है ये जानिए, ठीक है। सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं होती हैं। तो ये क्या है? 5G और 6G टेलीकॉम इनोवेशन योजना है जो 22 अप्रैल 2026 को केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसके लिए क्या है नए नियम जारी किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बस ये है कि भारत को 5G और 6G जो टेक्नोलॉजी है उसमें आगे बढ़ाना। तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या जरूरी है कि इसका बजट और समय वर्ष क्या है। तो 2026 से 2031 इसका क्या है समय है और बजट इसका 203 करोड़ रुपए का है, ठीक। तो समय इसमें कितना दिया गया है देखिए, इसका जो समय है वो आपको दिया गया है 1 सेकेंड 2026 से 2031 तक की अवधि दी गई है इसमें, और बजट 203 करोड़ रुपए का दिया गया है। लागू करने वाली एजेंसी कौन कौन सी है? TCIL के माध्यम से इसको लागू किया जाएगा। और ITU क्या है देख लेते हैं थोड़ा। ITU क्या है कि ये एक संयुक्त राष्ट्र या UN की अंतर्राष्ट्रीय क्या है दूरसंचार एजेंसी है। ITU क्या है? ये जो ITU है ना, ITU क्या है? यह संयुक्त राष्ट्र या UN की अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार एजेंसी है जो वैश्विक नियम क्या करती तय करती है। और अब यहाँ पे 3GPP जैसे वैश्विक नियमों की निकायों में तकनीकी योगदान का समर्थन करेगी, जिसे TSDSI और TCIL के माध्यम से क्या किया जाएगा लागू किया जाएगा। तो आइए थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे ITU के बारे में देख लेते हैं। यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के संयुक्त राष्ट्र UN मैंने बता ही दिया और वैश्विक स्तर पर रेडियो स्पेक्ट्रम आवंटित करने और दूरसंचार मानकों को विकसित करने के लिए कार्य करती है। तो इतना ही जरूरी था, बस याद रखिए 5G 6G इनोवेशन योजना। बजट इसका 203 करोड़, टाइम पीरियड 2026 से 2031, और इस एजेंसी कौन सी है तो TCIL, और ITU क्या है तो ये UN की अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार एजेंसी है। बस इतना ही आपका जरूरी है। मूडीज और IMF द्वारा भारत की विकास दर का अनुमान। अप्रैल 2026 में प्रमुख रेटिंग एजेंसी हैं कौन कौन सी? मूडीज और IMF। इन्होंने भारत की आर्थिक समृद्धि पर अपने कुछ नवीनतम अनुमान जारी किए हैं, वो कौन कौन से हैं? मूडीज के अकॉर्डिंग क्या है फाइनेंशियल ईयर 2027 में कोई रेटिंग्स दिया है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 से 27 के लिए भारत की जो GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना हो जाएगा तो 6.8% से घटकर 6% कर दिया है। और IMF ने कितना किया है तो फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए इसने 6.5% तक रहने का ही अनुमान लगाया है, जिसके साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। और ऐसा क्यों हुआ है, इतना कम क्यों किया गया है? तो पश्चिमी एशिया संघर्ष के कारण क्या हो रहा है, कच्चे तेल वगैरह में की दामों में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए। अब आते हैं आगे, इसमें सकल घरेलू उत्पाद या GDP के बारे में बात कर रहा है। तो यह एक विशिष्ट समयावधि या एक आमतौर पर एक वर्ष में किसी देश के सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य या बाजार मूल्य ही क्या है GDP है। यहाँ पे हमने समझा कि GDP क्या है। GDP का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल घरेलू उत्पाद। मतलब एक साल में हमारे देश की सीमाओं के अंदर जितनी भी चीज़ें तैयार हो रही हैं, चाहे वो मोबाइल हो, अनाज हो, सेवा में क्या आ जाएगा, डॉक्टर, कोचिंग, इंटरनेट वगैरह जितनी भी, इन सभी की टोटल जो कीमत या मॉनेटरी जो वैल्यू होगी वही क्या है GDP है। क्या ये GDP जो है, अगर सीधे शब्दों में देश की जो आर्थिक कमाई है उसका क्या है, एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है। ये कब लाया गया थोड़ा और देख लेते हैं। तो जो अमेरिकी जो एक अर्थशास्त्री थे साइमन कुजनेट्स, इन्होंने वर्ष 1934 में अमेरिकी जो कांग्रेस थी वहाँ एक रिपोर्ट तैयार की थी। तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है और इसको वैश्विक मान्यता 1944 में जो प्रसिद्ध एक सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, वहाँ पे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मापने का एक मुख्य वैश्विक जो पैमाना था उसको मान लिया गया था। तो यहाँ से इसकी, और क्यों लाया गया, इसके पीछे दो कारण थे। पहला था आर्थिक मंदी से निपटना और दूसरा था युद्ध में नीतियाँ बनाना। तो इसलिए आया हुआ था। अभी की GDP मैंने बता दिया कब आया था, तो आप कब आया था तो मैंने बताया। और इसके जो जनक कौन थे तो साइमन कुजनेट से 1934, ठीक है। और लाने का कारण था महामंदी से उबरना और सटीक जो आर्थिक विकास है उसको मापा जा सके, इसलिए आया था। अब आते हैं हम चीनी मिलों के बीच न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर करने का प्रस्ताव।
तो देखिए ये जो हमारा पांचवा टॉपिक है कि चीनी मिलों के बीच न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर करने का प्रस्ताव, मतलब इसमें कि 21 अप्रैल 2026 को भारत सरकार ने ड्राफ्ट शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 2026 ड्राफ्ट शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 2026 के तहत जो नई चीनी मिलों उनकी दूरी को कितना 15 किलोमीटर से बढ़ाकर कितना कर दिया 25 किलोमीटर तक करने का प्रस्ताव दिया है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, तो क्या होगा कि देखिए इसके कुछ मुख्य फायदे हैं। देखिए पहला होगा संसाधनों की बर्बादी जो है उस पर रोक लगेगा। कैसे, जैसे दो मिलें बहुत पास होने से क्या होगा, गन्ना संसाधनों की खींचातानी होगी एक तरह से, अब वो रुकेगी। दो मिलें अगर बहुत पास हैं तो क्या होगा, उनके बीच कम कंपटीशन रहेगा ना, तो वो इससे क्या होगा, वो नहीं होगा। किसानों को भी इससे लाभ होने होगा। तो अगर मिलों के बीच की सही दूरी होगी तो गन्ना किसान क्या करेंगे, एक मिल में ना सही तो दूसरे मूल में उनको अपने अकॉर्डिंग एक मूल्य मिल जाएगा, उनको सही तरीके से उनका अपनी फसल को बेच पाएंगे, समय पर भुगतान भी एक सुनिश्चित हो पाएगा और उनका कोई मिसयूज भी नहीं कर पाएगा किसानों का। खंडसारी जो इकाई है उन पे कुछ नियम है। देखें, अब प्रतिदिन 500 टन से अधिक क्षमता वाली जो खंडसारी मतलब बिना रिफाइंड की हुई जो देसी चीनी होती है उसको खंडसारी कहते हैं, इकाइयों को भी इस नियम के दायरे में लाया गया है। मतलब जो प्रतिदिन 500 टन से अधिक जो क्षमता वाली जो खंडसारी जो भी इकाइयाँ छोटी छोटी उनको भी इस नियम के दायरे में लाया गया है। अब इससे क्या, आजकल जो बाजार में गन्ने के रस से जो बना हुआ जो गुड़ है, जैविक चीनी वगैरह है, और क्योंकि इन सब में क्या है, बाजार में इन सब की मांग बढ़ रही है ना, डिमांड बढ़ रही है, इसलिए थोड़ा इसको लाने का एक रीज़न रहा है। इससे क्या होगा, कुछ फ़ायदे होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे इनकी जो मिलों की जो दूरी थी वो कितनी थी, 15 किलोमीटर से बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 25 किलोमीटर की। और ये किस अधिनियम के तहत किया गया है, ये जो आया है ये ड्राफ्ट शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 2026 के तहत किया गया है। अतः खंडसारी यहाँ पे देख लेते हैं। खंडसारी एक गन्ने के रस से बनी एक अपरिष्कृत अनरिफाइंड गैर केंद्रीकृत चीनी है जिसका उत्पादन मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे पैमाने के कुटीर उद्योगों द्वारा किया जाता है। छठवां है आपका संयुक्त राष्ट्र का अनुमान 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.4% से बढ़ेगी। तो किसका अनुमान है, यूएन का। किसका अनुमान है ये, यूएन का। क्या कह रहा है कि 2026 में जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो 6.4% से बढ़ेगी। आइए देखते हैं इसको। इसमें ये कहा गया है कि यूएन क्या है, यूएन स्केप की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो भारत की जीडीपी ग्रोथ है वर्ष 2026 की बता रहा है ये कि 6.4%। ये कह रहा है कि भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर 2026 में 6.4% और 2027 में 6.6% रहने का अनुमान है। ये किसने कहा है, यूएन का जो स्केप है इसकी रिपोर्ट आई है, उसने ये बोला है कि भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर होगी 2026 में कितनी होगी, 2026 में 6.4 और 27 में 6.6। अब इसमें यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो रिमिटेंस है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता या रिमिटेंस प्राप्तकर्ता जो है भारत वर्ष 2024 में 137 बिलियन डॉलर के साथ क्या था, फर्स्ट नंबर पे रहा है। 2024 में 137 बिलियन डॉलर इसने रिमिटेंस प्राप्त किया था दुनिया से। किसने, भारत ने। तो प्रमुख चालक ये इसीलिए कहा इसने, यह वृद्धि मजबूत घरेलू मांग, सेवा क्षेत्र और सरकार के निरंतर नीतिगत समर्थन पर आधारित है। वर्ष 2025 में यह वृद्धि दर 7.4% थी। निर्यात और मुद्रास्फीति, अमेरिकी टैरिफ आप भी देख रहे हैं कि जो ट्रंप जी हैं वो टैरिफ पूरा खेल रहे हैं। तो 2026 की दूसरी छमाही में अमेरिका को भारतीय निर्यात में 25% तक गिरावट आने की आशंका है। 26 में भारत की मुद्रास्फीति 4.4% रहने का अनुमान है। अब इसमें क्या कहा है कि अमेरिकी जो टैरिफ था उसकी वजह से वर्ष 2026 की दूसरी छमाही में अमेरिका को भारतीय निर्यात में क्या कह रहे हैं, भारतीय निर्यात में 25% गिरावट आने की आशंका है। 2026 में भारत की मुद्रास्फीति 4.4% रहने का अनुमान है। तो कहने का मतलब इतना है कि जो अमेरिका की जो टैक्स पॉलिसीज हैं टैरिफ वाली, उसकी वजह से 2026 भारत से अमेरिका जाने वाला जो सामान है, भारत से अमेरिका जो जाने वाला सामान है उसमें 25% तक की गिरावट आ सकती है। और मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2026 में भारत की जो महंगाई दर है वो कितना रहेगा, तो 4.4% तक रहने का अनुमान है, ये बोल रहे हैं। अब प्रेषण और निवेश की बात कर लेते हैं। 2024 में कितना था, 137 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण या रिमिटेंस प्राप्त करता था भारत, मतलब रहा है अभी तक। और साथ ही भारत के पास हरित नौकरियां ग्रीन जॉब्स में 1.3 मिलियन कार्यबल मौजूद हैं। तो ये ठीक है, अपना अलग पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा आप। अब आते हैं एस्केप की बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र एशिया और प्रशांत आर्थिक और सामाजिक आयोग
संयुक्त राष्ट्र की एक क्षेत्रीय विकास शाखा है जो इस क्षेत्र में समावेश और सतत आर्थिक और सामाजिक विकास को क्या करती है, बढ़ावा देती है, काम करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बैंकॉक थाईलैंड में है और इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। इसका मेन काम क्या है कि इसका मुख्य काम है कि इस क्षेत्र के जो देश हैं, कहाँ के देश, जो एशिया और प्रशांत सागरीय जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के, इसमें भारत भी शामिल है, ये भी याद रखिएगा। इसके बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाना, गरीबी कम करना, पर्यावरण के अनुकूल सतत विकास वगैरह कि जो इस टाइप के टॉपिक्स पे क्या करना, इसको बढ़ावा देना, इस पर काम करना, ये इसके मुख्य कार्य हैं। आते हैं 7th में, जोनागिरी खादान से स्वर्ण उत्पादन शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। 20 अप्रैल 2024 को आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में जोनागिरी स्वर्ण खदान परियोजना के शुभारंभ की घोषणा की गई, जो भारत की पहली बड़ी निजी स्वर्ण खदान है। आयात विशेषता ये कि भारत की पहली बड़ी निजी सोने की खदान है, इसलिए इंपॉर्टेंट और हो जाता है एग्जाम्स के दृष्टिकोण से, जो पहली होगी, पहली बात पहली है और बड़ी निजी स्वर्ण खदान है। कर्नाटक की हट्टी खदान की बात करें, वर्तमान में जोनागिरी से पहले क्या था, भारत में व्यावसायिक रूप से सोने का उत्पादन केवल कर्नाटक की हट्टी खदान से ही होता था। अब यह हट्टी खदान से भारत में हर साल मतलब बहुत ही कम, यानी 1.5 टन सोने का घरेलू उत्पादन हो पाता है। तो कोलार गोल्ड फील्ड्स पहले से ही बंद हो चुकी है। तो अब इस नई खदान से क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या होगा, आयात जो वो पूरा कर पाएगा, इससे कमी आएगी, आयात निर्भरता में कमी आएगी। तो हर साल विदेशों से 800 टन से अधिक सोना आयात होता है ना। तो निजी उत्पादन क्षमता इसकी कितनी थी, पहले देख लेते हैं। थोड़ा कम होगी, भारत की डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर कम हो जाएगी। ये जो निजी खदान, इसके चालू होने से भारत का जो अपना जो सोने का उत्पादन है वो बढ़ेगा और इससे जो विदेशी मुद्रा है उसकी भी बचत हो जाएगी। तो ये अब इसमें कह रहे हैं इसकी उत्पादन क्षमता, तो निजी खदान में 13.1 टन प्रमाणित सोने के भंडार है। 15 वर्षों तक हर साल लगभग 1000 किलोग्राम परिष्कृत सोने का उत्पादन करेगी। विकासकर्ता जियो मैसूर सर्विसेज इंडिया द्वारा 400 करोड़ के निवेश से विकसित किया जा रहा है। यहाँ कार्बन इन लीज सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। क्या, कार्बन इन लीज सिस्टम। स्टार्टअप्स को क्या मिली, मान्यता मिली है। 17 अप्रैल 2026 को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 55,200 से अधिक नए स्टार्टअप्स को आधिकारिक मान्यता प्रदान की है। इसके साथ ही 31 मार्च 2026 तक भारत का कुल मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या कितनी हो गई है, 2.23 लाख पार कर गई है। तो बस याद रखिएगा कि कितने स्टार्टअप्स को आधिकारिक मान्यता दी गई। ठीक है। रोजगार सृजन, इससे क्या होगा, देश भर में 23.36 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न हो पाएंगे। फंडिंग एंड सपोर्ट की बात कर ले, फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स के तहत 1420 से अधिक स्टार्टअप्स 7,000 करोड़ इसके लिए वितरित किया गया है। तो फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप के तहत 1420 से अधिक जो स्टार्टअप है उनके लिए 7,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। साथ ही स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 10 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 20 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अब आते हैं स्टार्टअप इंडिया की, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में नवाचार को बढ़ावा देना और स्टार्टअप के विकास के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना। यह है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया के बारे में मैंने बताया आपको कि क्या है, भारत सरकार की एक बेहद महत्वपूर्ण योजना है, जिससे नए व्यवसायों और इनोवेटिव आइडियाज़ को क्या करेगा, बढ़ावा मिलेगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा की गई थी इसकी शुरुआत। और इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, मतलब ठीक है, तो DPIIT द्वारा इसको चलाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारत में स्टार्टअप या को टैक्स में छूट देना, भारत में जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको क्या करना, टैक्स में छूट देना, और क्या है, आसान लोन दिलाना, और क्या करना, पेमेंट कराने में मदद करना, और देश में जो रोजगार है उनके नए अवसर को भी क्या करना, उनको पैदा करना, उपलब्ध कराना। तो शुरुआत कब हुई थी, 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा की गई थी इसकी शुरुआत। और इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, मतलब DPIIT द्वारा ये चलाया जाता है। ठीक है, तो DPIIT द्वारा इसको चलाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारत में स्टार्टअप या को टैक्स में छूट देना, भारत में जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको क्या करना, टैक्स में छूट देना, और क्या है, आसान लोन दिलाना, और क्या करना, पेमेंट कराने में मदद करना, और देश में जो रोजगार है उनके नए अवसर को भी क्या करना, उनको पैदा करना, उपलब्ध कराना। तो ये इसके विशेष इसके काम थे, उद्देश्य। अब यहाँ पे देख लें, इसमें इस योजना से क्या होता है कि हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस भी मनाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, कब, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस भी मनाया जाता है। नवा है बुनियादी ढांचे के लिए पेशेंट कैपिटल। अब बुनियादी ढांचे के लिए पेशेंट कैपिटल 16
अप्रैल 2026 को वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक और आईएमएफ की बैठकों के दौरान भारतीय वित्त मंत्री ने बुनियादी ढांचे परियोजनाओं के लिए घरेलू पेशेंट कैपिटल जुटाने की एक विशेष समिति की घोषणा की। फंड का स्रोत कहाँ से होगा? तो नेशनल पेंशन जो फंड है एनपीएस और ईपीएफ सॉरी, तो इसका जो फंड कहाँ से जुटाया जाएगा? नेशनल पेंशन फंड और ईपीएफ और निजी सार्वजनिक बीमा फंड एलआईसी से दीर्घकालिक निवेश जुटाया जाएगा। तो पहली बात तो पेशेंट कैपिटल के बारे में बात करें तो ये क्या होता है? तो इसका मतलब है कि ऐसा निवेश या पैसा जो बहुत लंबी अवधि जैसे 10 से 3 साल तक के लिए लगाया जाता है, तो ये लॉन्ग पीरियड के लिए लगाया जाता है, ठीक है। और निवेशक तुरंत मुनाफे की उम्मीद नहीं करता, मतलब उसको तुरंत क्या मुनाफा नहीं चाहिए। इसको क्या कहते हैं? पेशेंट कैपिटल, जो सड़क, हाईवे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए क्या बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका पेशेंट कैपिटल। अब इसमें क्या है कि फंड के स्रोत कहाँ से आएगा? तो एनपीएस, ईपीएफ और एलआईसी जैसी जो इनसे क्या होगा? एलआईसी जैसी लंबी अवधि के फंड से जुटाया जाएगा, ठीक है, इसके माध्यम से। अब सरकारी नीतियाँ क्या हैं इसमें? एनएमपी जैसे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन और एनआईपी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का उपयोग कर रही हैं, और साथ ही बीमा में 100% जो एफडीआई की भी अनुमति इसने सरकार ने दे दी है। 10वां है आपका, चीन ने भारतीय टूटे चावल या ब्रोकन राइस का आयात फिर से शुरू किया। तो 16 अप्रैल 2026 को जारी सूचना के अनुसार चीन ने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कैंस होने के आरोप से क्या हुआ था, पहले इसको खारिज कर दिया था कि ये हम नहीं लेंगे। भारत से टूटे चावल का आयात इसने फिर से शुरू कर दिया। तो भारत का जो 5% जो टूटा चावल है ये 335 से 349 प्रति टन पेश किया जा रहा है। बात हो रही है थाईलैंड, वियतनाम और पाकिस्तान की तुलना में, जो कि काफ़ी सस्ता है। इससे क्या होगा? ईंधन और लॉजिस्टिक लागत, ईरान संघर्ष के कारण माल ढुलाई लागत 50% तक बढ़ गई है। कंटेनर का शुल्क पहले 50 से 80% टन हो गया है, 80% टन हो गया है। और इसमें जलवायु जोखिमों के बावजूद 2025 से 2026 के लिए भारत का चावल उत्पादन 150 मिलियन टन से अधिक होने का अनुमान है। तो इसमें कुछ मेन पॉइंट्स ये हैं कि चीन ने भारत से टूटे चावल फिर से आयात शुरू कर दिया है, और कारण इसका क्या था कि भारतीय चावल जो है अन्य देशों जैसे थाईलैंड, वियतनाम से क्या है, काफ़ी सस्ता है। और इसका प्रभाव क्या था कि ईरान संघर्ष के कारण जो माल ढुलाई का जो भाड़ा है वो 50% तक बढ़ गया है। भारत का चावल जो उत्पादन है 2025 और 26 में 150 मिलियन टन से अधिक का अनुमान है। तो 2025 से 26 के लिए 150 मिलियन टन से अधिक का अनुमान है। तो ये था आपका। और इसने ऐसा क्यों किया? पहली बात तो देखिए इसका क्या है, मूल्य इसका बहुत, मतलब पहले और लोगों की और कंट्रीज़ की अपेक्षा क्या है, सस्ता है। भारत का 5% जो सफ़ेद चावल है वो इतने 335 से 349 प्रति टन पर मिल रहा है। जैसे थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान की तुलना में क्या है, काफ़ी सस्ता है। चीनी बाज़ारों में भी इसकी भारी मांग है, और इसमें लॉजिस्टिक लागत में भी वृद्धि हो गई है। देखिए ईरान संघर्ष की वजह से क्या, माल ढुलाई जो लागत है 50% तक बढ़ गई है। तो भारतीय चावल की इसीलिए मांग बढ़ी हुई है और भी ज़्यादा। और इसमें क्या है कि 2025-26 के लिए भारत का कुल चावल उत्पादन कितना हो जाएगा? तो 150 मिलियन टन से अधिक होने का अनुमान ये भी बताया गया है। लास्ट है आपका, भारत का 2040 तक कोको उत्पादन में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य। 15 अप्रैल 2026 को भारत ने कोको उत्पादन मजबूत करने के लिए आत्मनिर्भरता को कम करने के लिए 2040 तक आत्मनिर्भरता हासिल करने का रोड मैप पेश किया। भारत 2040 तक कोको उत्पादन में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा है, ठीक है। वर्तमान स्थिति क्या है? 866 मिलियन डॉलर से अधिक कोको भारत क्या करता है, आयात करता है, जो कि हमारी घरेलू मांग को लगभग 20% पूरा करता है। पहला चरण क्या होगा? कोको मिशन के तहत देश में बीज उद्यान और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। दूसरे चरण में क्या होगा? 28 से 30 के बीच में, पहले 26 से 28 के बीच में, और 28 से 30 के बीच में क्या होगा? लगभग 1 लाख किसानों को शामिल किया जाएगा, जो 250 हेक्टेयर में पौधे वितरित किए जाएंगे। और लक्ष्य क्या रहेगा? 2035 से तक 50% मांग को घरेलू स्तर को पूरा करना, और 2040 तक भारत को शुद्ध निर्यातक बनाना, ये इसका उद्देश्य है। तो यहाँ पे लक्ष्य वर्ष इसका क्या है? 2040 तक, मतलब कोको उत्पादन को 100% तक करना चाहता है। वो आत्मनिर्भर बनाने पे काम कर रहा है। भारत क्या करना चाहता है? खुद को 2040 तक करना चाहता है। और आयात जो है वो क्या हुआ है? वर्तमान जो आयात है वो कितना है? तो 866 मिलियन से अधिक सालाना। प्रमुख मिशन क्या है? 2026 से 28 में नेशनल मिशन ऑन कोको की शुरुआत हुई है,
26 से 28 में नेशनल मिशन ऑन कोको की शुरुआत होगी और खेती का विस्तार जो है और भी ज़्यादा हो जाएगा। खपत के अनुमान जो है वो भी बढ़ जाएगी और शीर्ष जो उत्पादक देश कौन सा है कोको का, तो याद रखिएगा वो आइवरी कोस्ट है। इनके आर्थिक परिदृश्य से जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको काफ़ी शॉर्ट में समझा और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ आए होंगे। ये जो सभी नोट्स हैं इनको रिवाइज कर लीजिएगा तो आपका जो टॉपिक है पूरा कवर हो जाएगा। इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। लिविंग स्टोन क्लासेस है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी में टेलीग्राम की लिंक दी होगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर लिविंग स्टोन क्लासेस ही टेलीग्राम पे जाकर सर्च करेंगे, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। जितना रिवीजन करेंगे उतना अच्छे से आपको ये तैयार हो जाएगा। मैं प्री और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग बताती हूँ, जिसकी वजह से क्या हो आपकी चीज़ें फैक्ट्स हो और इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं वो सब तैयार होते चले जाएँ। और हर सब्जेक्ट के अपने कीवर्ड्स होते हैं, तो यहाँ से आपके और ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, आप उनको डायरी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये है कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिएगा, लोगों में शेयर कर दीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।